नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक वक्त था जब भारत में संयुक्त परिवार का चलन था। 3 पीढ़ियां तो एक साथ रहती ही थी, लेकिन वो टूटा। शहरी इलाकों में हम दो हमारे दो का चलन बढ़ा। अब उसके भी आगे निकलकर मैं एक मेरा एक का चलन बढ़ रहा है। हालांकि इसके कई संदर्भ भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई अपनी मर्जी से सिंगल पेरेंटिंग की राह चुन रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर माता पिता के लिए ये राह कई चुनौतियों से भरी होती है। बच्चे की सही परवरिश के लिए माता पिता दोनों ही अहम होते हैं। सही ढंग से बच्चे की देखभाल करने में माता पिता दोनों ही खास भूमिका भी निभाते हैं, लेकिन कई बार किसी वजह से माता पिता के अलग हो जाने या किसी परिस्थिति में माता या पिता में से किसी एक के चले जाने से बच्चे पर इसका काफी गहरा असर पड़ता है। माता या पिता में से किसी भी एक की गैर मौजूदगी बच्चे के मानसिक विकास को काफी प्रभावित करती है, और ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप एक सिंगल पेरेंट होने के नाते अपने बच्चे की परवरिश पर खास ध्यान रखें। बतौर सिंगल पेरेंट बच्चे की परवरिश में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए आज हम बात करेंगे इन्हीं समस्याओं पर। समाधान पाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अपराजिता गौतम, प्रेसिडेंट दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन; राजेश राय, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट; डॉक्टर मीमांसा सिंह तंवर, साइकोलॉजिस्ट, फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और डॉक्टर मीमांसा, आपके पास आऊँगी क्योंकि सिंगल पेरेंटिंग की बात हो रही है। सिंगल पेरेंटिंग के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मेरे ख्याल से अनदेखे कर दिए जाते हैं, नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। भले ही आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आप एक सिंगल पेरेंट बन गए हो या आपने अपनी मर्जी से जो है सिंगल पेरेंटिंग की राह चुनी है। बच्चों की मानसिकता ज़रा हमें समझाइए, सिंगल पेरेंटिंग की ओर कैसी होती है, क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों के लिए चाहे कोई भी रीजन रहा हो सिंगल पेरेंटिंग का, अगर ट्रांजिशन में कुछ डिफिकल्टीज आई हो या माता पिता के रिश्तों में कुछ डिफिकल्टीज आई हो या बिकॉज ऑफ मे बी डेथ जिसकी वजह से लॉस ऑफ अ पेरेंट रहा हो, सो उसका अपना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। सो इट सिंगल पेरेंटिंग का बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर आ रहा है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। और जाहिर सी बात है किसी के भी ऊपर उस चीज का साइकोलॉजिकल मानसिक इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये चीज समझनी जरूरी है कि उस दौरान हम बच्चे को एक सपोर्ट किस तरीके से दे रहे हैं, उनके व्यवहार में क्या बदलाव आ रहे हैं, उनके इमोशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चीजों पे हम किस तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं। क्योंकि इन चीजों पे एब्सोल्युटली काम किया जा सकता है अगर बच्चे के पास अच्छा सपोर्ट हो, सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो। बाकी फैमिली का रोल जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आमतौर से हम ये देखते हैं कि या तो फैमिली या फ्रेंड्स सिंपथाइज ज्यादा करते हैं क्योंकि लॉस ऑफ अ पेरेंट हो गया है, या जज बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि ये एक चॉइस आपने ली गई है। सो उस चीज से थोड़ा हटके हमें ये समझना जरूरी है कि दोनों के लिए, एक सिंगल पेरेंट के लिए और बच्चे के लिए, ये एक ऐसा समय है जहां पर उनको फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, उनके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर वो ट्रांजिशन उनका अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा और इवन द पेरेंट जो इस सिचुएशन में है, इस चीज से बाहर आराम से आ पाएगा और इस चीज को एडजस्ट आराम से कर पाएगा। राजेश राय जी, ये बताएं, जब सेपरेशन की कोई स्थिति आती है और जहां पर मजबूरन जो है एक सिंगल पेरेंट का चुनाव करना होता है या सिंगल पेरेंट उभर कर आते हैं पूरी सिचुएशन की वजह से, किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है और इस कानूनी लड़ाई में कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे पर कोई असर ना पड़े? देखिए, कोर्ट में डिवोर्स पड़ता है या कंटेस्टेड हो या म्यूचुअल कंसेंट से होता है, तो बच्चा किसके पास रहेगा ये डिसाइड कर लेते पेरेंट्स, या तो ये कोर्ट डिसाइड करता है। एक के पास बच्चा रहता है तो दूसरे को विजिटेशन राइट मिलता है। नॉर्मली जो है बच्चा 18 ईयर से पहले जब माइनर होता है तो मदर को कस्टडी मिलती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन बच्चे का वेलफेयर पैरामाउंट होता है। अगर मदर जो है वो नहीं उसको सही तरीके से देखभाल कर पा रही है, तो कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता है कि वो बच्चे की देखभाल कर पाएंगे, तो वो दूसरे पेरेंट को देता है, इन दैट केस फादर को। बट डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो होता है। सिंगल चाइल्ड में जो है सारी चीजें सारी जो एक कपल के साथ है के साथ रहने में जो बच्चे का है वो उसमें मानसिक तो ये क्लियर है कि इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन
नॉर्मली मैंने कुछ केसेस में देखा है कि इवन मदर या जो फादर दोनों मिलके बोर्डिंग में डाल देते हैं बच्चे को, और फिर दोनों मिलते हैं, और कई बार बच्चों के टसल के लिए भी मैं जाऊंगा उससे मिलने, और मैं ऐसे है। तो ये सारे इश्यूज तो रहते हैं, और एक डेफिनेटली मानसिक है, बट इसका मुझे लगता है कि द बेस्ट सोल्यूशन इज कि एक न्यूक्लियर फैमिली की जगह अगर जॉइंट फैमिली रहे, इवन ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर है या नाना नानी है, तो उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है। अब राजिता जी ये बताइए, यहाँ पर किस तरह से अगर कोई सिंगल पेरेंट हो उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा सफ़र हो सकता है अपने बच्चे की परवरिश करना? क्या क्या चुनौतियों का सामना एक सिंगल पेरेंट को जो है वो करना पड़ता है? देखिए, मैं कुछ पेरेंट्स को जानती हूँ, सिंगल पेरेंट्स को जानती हूँ, और हमने उनका वो फेस भी देखा है जब उनका अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, या जैसे राय सर ने बताया, जब केसेस चलते हैं तो बच्चे पे बहुत ज्यादा उसका असर पड़ता है। तो वो फेस भी हमने उन पेरेंट का देखा है। बट आज की डेट में जो हमारा मानना है, और मैं जितने पेरेंट्स को मैंने देखा है क्लोजली, तो मैंने ये देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि उनके पास बच्चा जो है उसकी पूरी तरीके से केयर करे, उसके विशेस को ध्यान में रखे, उसकी चॉइसेस को ध्यान में रखे। उसको ये मिस नहीं होना चाहिए कि उसके साथ उसका जो अनदर पेरेंट है, चाहे वो मदर हो चाहे फादर है, वो मिस कर रहा है बच्चा। तो मैं अगर एक केस को आपके साथ शेयर करूं जो मुझे देख के बहुत खुशी होती है, इनफैक्ट वो बहुत अच्छी फ्रेंड भी हो गई मेरी, तो उनको मैं देखूं तो अपने बच्चे के साथ बहुत टाइम, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, जिससे बच्चे को दूसरे पेरेंट की कमी महसूस नहीं हो। दूसरा, उसकी चॉइसेस का वो बहुत ध्यान रखती हैं। तो ये देख के अच्छा लगता है कि सिंगल मदर होने के बावजूद उन्होंने बच्चे की ग्रोथ की, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ध्यान दिया है। मीमांसा, सिंगल पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हम कुछ सिनारियोज कंसिडर करें कि किस केस में सिंगल पेरेंटिंग जो है वो सामने आती है। एक तो हुआ सेपरेशन, डिवोर्स, उसके अलावा भी किस तरह के नए तरह के ट्रेंड सिंगल पेरेंटिंग को लेकर सामने आ रहे हैं, कुछ इसकी जानकारी दें। देखिए, जहाँ हम देखते हैं कि किसी तरीका का अब्यूज या वायलेंस फैमिली में, रिलेशनशिप में हो रहा है, सो वहां पर एक पेरेंट ऑब्वियसली चॉइस बनाता है कि हम इस रिश्ते से बाहर निकलें। दूसरी चीज, लॉस ऑफ अ पेरेंट, एन अनटाइमली डेथ ऑफ अ पेरेंट इज ऑल्सो अनदर रीजन, जिसकी वजह से सिंगल पेरेंटिंग जो है एक चीज, सिंगल पेरेंटिंग बेसिकली हम देखते हैं इस सिनेरियो में। और साथ ही साथ और कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हम आजकल के जमाने में है, कई बार ऐसा भी होता है कि चॉइसेस नहीं मिल रही, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बहुत ज्यादा है, जिसके चलते पेरेंट्स जो है सेपरेट हो जाते हैं। इन सारी चीजों में एक चीज समझने की जरूरत है, वो है कि बच्चे के वातावरण में उस समय जो भी हो रहा है, जब बच्चा चाहे तो माता पिता के साथ है, या जब उस पीरियड से गुजर रहा है जहां पर या तो लॉस है या ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम लिविंग टुगेदर विद द पेरेंट्स एंड गोइंग टू अ सिंगल पेरेंटिंग, इन सब चीजों में दोनों पेरेंट्स और बच्चे दोनों की स्ट्रेस लेवल्स को कैसे हम कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट देके कम कर सकते हैं। और जहां पर भी लगता है, इनफैक्ट आजकल के पेरेंट्स काफी अवेयर हैं, काउंसलिंग का सपोर्ट जरूर लेते हैं, चाहे वो बच्चे के लिए हो या खुद के लिए हो। को पेरेंटिंग मेजर्स कैसे हम कर सकते हैं, उस चीज को भी कहीं ना कहीं उसके लिए वो काउंसलर से बात करते हैं। और ये एक अच्छी बात है, बिकॉज ये पॉजिटिव स्टेप है। ट्रांजिशंस, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस रिलेशनशिप्स में आते हैं, और चाहे वो सिचुएशनल हो, चॉइस हो या सर्कमस्टांशियल हो, हमें ये देखना चाहिए कि एक सही सोल्यूशन और एक सही तरीके से हम सिंगल पेरेंट को भी और बच्चे को भी किस तरीके से उस समय में उनको हेल्प दे, मदद दे, जज ना करे, सेंसिटाइज रहे, ये सारी चीजें बहुत जरूरी। राजेश राय जी, लीगली आगे बढ़ने में सिंगल पेरेंट्स को किसी भी वजह से सिंगल हो गए हो या किसी भी वजह से वो सिंगल पेरेंट का रास्ता चुन रहे हो, राजेश राय जी, क्या क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों की परवरिश में, भले ही वो स्कूल के एडमिशन में बच्चे के सरनेम से लेकर हो, या जो महिला है अगर ख़ास तौर से वो अगर बच्चे का ख्याल रख रही हैं, तो किस तरह से कानून ने प्रोटेक्शन दी है, क्या क्या नए बदलाव आए हैं और किस तरह से इस राह में आगे जाया जा सकता है? देखिए, इसमें तो जैसे नॉर्मली बताया 18 इयर्स तक का मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा मदर के साथ रहता है। तो मदर
बच्चे का जब तक लॉ ये है कि 18 ईयर्स तक उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, अगर फादर जो है मेंटेनेंस कोर्ट ऑर्डर करता है देने के लिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में करता है, तो वो जो है बच्चे को दिया जाता है। 18 ईयर्स के बाद जो है मेंटेनेंस अलाउड नहीं है, बिकॉज वो मेजोरिटी में आ जाता है। और 18 साल में हिंदुस्तान में बच्चा ज्यादा से ज्यादा 10+2 करता है और उसके बाद आगे हायर एजुकेशन होती है और मेंटेनेंस का होता है। एक ये सबसे बड़ा इशू आता है बच्चों में, तो उसमें कोर्ट कई बार ये देखता है कि आप जब तक मेंटेनेंस दे रहे हैं देते रहिए, कुछ इनिशियली डिपॉजिट करा देता है बच्चे के नाम से, जो बाद में इन द फॉर्म ऑफ एफडी, जब 18 ईयर्स का हो जाता है बच्चा, तो उसके बाद उसको जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ केसेस में इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस कोर्ट ये भी कहता है कि आप इनको फर्दर दीजिए, बिकॉज अभी जो है कि एजुकेशन चल रहा है। कुछ में जो पेरेंट्स होते हैं, इवन बच्चा किसी एक के पास है, दूसरा जो है कि थोड़ा सेंसिटिव होता है, वो जो है कि पैसे देता है। बट ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों की हायर एजुकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसको कोर्ट कोशिश करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स नाम वाम बाकी चीजें जो सोशल स्टिग्मा है थोड़ा बहुत वो रहता है, बट बच्चे कोप कर लेते हैं एंड दे अंडरस्टैंड। और बचपन से ही अगर उनको ये समझ आ गया कि उनको उनके फादर या मदर नहीं है, तो भी वो कोप कर लेते हैं। बट ये फाइनेंशियल इशू आता है इनिशियल, जो मेंटेनेंस का है, हायर एजुकेशन का है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसके ऊपर क्योंकि विदेशों में देखें तो ज्यादा 10+2 तक तो ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है या एजुकेशन सब्सिडाइज्ड है या मैंडेटरी है, वो करी जाती है। तो उसके बाद राजेश जरूरी नहीं है कि हायर तो एजुकेशन हो। राजेश राय जी, इसका तोड़ क्या होगा फिर? राजेश राय जी, इसका तोड़ क्या होगा? ये दिक्कतें जो सामने आती, मेरे ख्याल से कुछ समाज की भी दिक्कतें हैं और उनका सामना करना कई बार ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप इमोशनली तो एक चीज़ से गुजर ही रहे होते हैं, उसके बाद इस तरह की समस्याएं जब आके खड़ी हो जाती हैं, तब मेरे ख्याल से ज़िंदगी निर्वाह करना और भी दिक्कत भरा हो जाता है। जहाँ तक आर्थिक सुरक्षा की बात है, तो मेरे ख्याल से जब इस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो पहले आपको अपनी आर्थिक सुरक्षा को ही सुनिश्चित करना होता है। क्या उपाय और क्या आपको लगता है कि निवारण हो सकता है इस सिचुएशन का? एक तो जैसे मैंने बताया, इनिशियली ही जब डिवोर्स की बात करते हैं, चाहे म्यूचुअल से करें या फिर कंटेस्टेड होता है, तो कोर्ट इस चीज को देखता है कि बच्चे का क्या होगा, उसकी हायर एजुकेशन का क्या होगा। और वहां पे एक बड़ा प्रूडेंट सा डिसीजन जज लेते हैं, या लॉयर्स भी उसमें परसुएट करते हैं जज को उस तरीके से कि बच्चे का एटलीस्ट फ्यूचर सिक्योर किया जाए। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, जो 18 ईयर्स के बाद का है, उसका कुछ जो है इनिशियल, अगर तो कुछ केसेस में फादर अगर सपोज वो डिवोर्स लेने के बाद बच्चा जो है कि मदर के साथ रहता है और ही इज नॉट केपेबल, वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता है या फिक्स डिपॉजिट या कुछ जो है कि नहीं जमा कर सकता है, तो उस कंडीशन में जो है कि कुछ समस्याएं आती हैं। इसके लिए सोशल वर्क और किस तरीके से एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन मेरिटोरियस के लिए फ्री किया जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, ये सब जो है कि ग्रे एरियाज हैं जिस पे डिस्कशन होना चाहिए। और इस पे सोशल वर्कर्स को भी जो है बढ़ चढ़ के इस चीज को, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। तो लीगली तो यही है कि जितना हो सकता है इनिशियली कोर्ट देखता है। और जहां तक बच्चे के राइट्स की बात है, बच्चे का राइट जो है चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, और जहां तक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसमें उसका हिस्सा होता है। बाकी तो अगर आइदर ऑफ द पेरेंट गेट्स रीमैरिड, तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है बच्चे की फाइनेंशियल। मीमांसा, बिल्कुल बिल्कुल। मीमांसा, यहाँ पर देखिए दो पहलू हैं। एक तो अगर आप डिवोर्स होकर सिंगल पेरेंट हुए हैं, तो आपकी एक इमोशनल जर्नी है जो आपको खुद समझनी है, अपने आप को संभालना है और साथ में बच्चे की भी जिम्मेदारी आपको देखनी है। दूसरा, अगर आप अपनी स्वेच्छा से एक सिंगल पेरेंट होने का चुनाव कर रहे हैं, तब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो बच्चे की ओवरऑल इमोशनल वेलबींग पर ज़्यादा होता है, क्योंकि आप खुद किसी इमोशनल जर्नी से नहीं गुजर रहे होते। तो इन दोनों सिनेरियो में किस तरह से आपको इमोशनली तैयार होना चाहिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि बच्चे पर इसके परवरिश का प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं
समाज में क्योंकि उस बच्चे को रहना है और हम अभी तक उस समाज में नहीं हैं जो मेरे ख्याल से सिंगल पेरेंट कल्चर को खुली बाहों से उसका स्वागत करे, उसके ऊपर अभी भी तर्क और वितर्क होते हैं। ऐसे में जब ये बच्चा बाहर जाता है, दोस्त बनाता है या दूसरे माता पिता को देखता है या अपने दोस्तों के माता पिता को देखता है, तो उसके अंदर खुद के लिए अधूरापन महसूस ना हो। ये सारे मुद्दे हैं जो शायद इमोशनली और साइकोलॉजिकली आपको डील करने होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहली चीज कि बच्चे का रिलेशनशिप, रिश्ता अपने माँ बाप के साथ कैसा है, उस पे ये काफी चीज डिपेंड करती है। सो जिस पेरेंट के साथ बच्चा रह रहा है, उस पेरेंट के साथ बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है, उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसी है। आजकल के जमाने में माँ बाप इन चीजों के बारे में खुल के बच्चे से बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बच्चे देखते नहीं है कि उनके होम एटमोसफेयर में क्या चीजें हो रही हैं। सो बच्चों को ये एहसास होता है कि शायद चीजें ठीक नहीं जा रही। इनफैक्ट कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर माता पिता थोड़ा ज्यादा सोचते हैं और बच्चे ये देखते हुए कि मेरे पेरेंट्स किस सिचुएशन में है और इतना कॉन्फ्लिक्ट उन्हें परेशान कर रहा है, शायद उनका अलग हो जाना ठीक है, जो एज एन इमोशन बच्चे के माइंड में आता है, क्योंकि बच्चा दोनों पेरेंट को इस तरीके से देखना कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप बच्चे का उस पेरेंट के साथ और बच्चे का जो दूसरा पेरेंट जिसको छोड़ रहे हैं उसके साथ कैसा है, वो डायनामिक्स कहीं ना कहीं इस चीज को डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज, हमारे कल्चर में अभी भी वो फैमिली सिस्टम और फैमिली वैल्यूज अभी भी, सो पेरेंट्स चाहे अलग हो जाए फॉर वट एवर रीजन, ग्रैंड पेरेंट्स जरूर आते हैं, अंकल आंट जरूर आते हैं, सपोर्ट सिस्टम वहां पर उसके लिए हमें मदद मांगने के लिए जरूरी है। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, पर वहां पर दोनों चीजों का, सोसाइटी का रोल, फैमिली का सपोर्ट, जहां पर वो अगेन सेंसिटाइज रहे, जजमेंट ना करें, बिकॉज वी आर टू क्विक टू जज एंड एडवाइज। सो आप उस स्थिति में नहीं है, आपका मत ये बनता है कि आप सिर्फ सपोर्ट दें ताकि बच्चे के लिए और सिंगल पेरेंट के लिए वो समय आसान रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो चैलेंजिंग। और जहां तक कि मदर की और बच्चे की बात कर रहे हैं, आई थिंक कम्युनिकेशन अगर हेल्दी है तो इमोशनल स्ट्रेंथ एंड वेलबींग अपने आप में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि कोई भी उस प्रोसेस को स्किप कर सकता है। जो इमोशनल इम्पैक्ट आएगा वो आएगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स अ लाइफ चैलेंज, जिसको बच्चा और पेरेंट जो है आपस में बात करके अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वो मेंटेन करके उस चीज को हैंडल कर सकता है। एंड चैलेंजेस आते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे स्ट्रगलिंग विद टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे कभी ये लगे कि मेरा एक पेरेंट नहीं है और दूसरे बच्चे के दो पेरेंट्स हैं, बट चिल्ड्रन एडजस्ट एंड दे अडेप्ट एज लॉन्ग एज दे फील कि हमें यहाँ से स्ट्रेंथ मिल रही है, यहाँ से इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे ये दे रहे हैं। सो एक सेंस ऑफ होलनेस कहीं ना कहीं बच्चे की लाइफ में ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाए। अपराजिता, ये बताएं कि सामाजिक तौर पर हम कितने तैयार हैं सिंगल पेरेंटिंग को लेकर। देखिए, अगर मैं समाज की बात करूं तो समाज के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर देखें तो धीरे धीरे ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। चाहे वो कोई भी रीजन हो, चाहे वो डेथ हो गई हो पार्टनर की, चाहे सेपरेशन का सोचा हो, चाहे कुछ भी रीजन रहा हो। इनफैक्ट आपको भी पता है आजकल ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहां पर मैरिज करना नहीं पसंद करते हैं, वो वैसे ही चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो धीरे धीरे समाज डेवलप हो रहा है, अडॉप्शन भी आ रही है लोगों में। बट यहाँ पर सिंपल ये होता है कि जो भी ऐसा चाहता है करना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस भी पेरेंट के पास है उसकी होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और वो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करना चाहिए। अगर मैं बच्चे के साथ हूँ, मैं इस बच्चे को पाल रहा हूँ, तो बच्चे को इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली किसी भी चीज की जरूरत, तकलीफ नहीं हो, क्योंकि जो पेरेंट उस बच्चे को रख रहा है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अपने पार्टनर को, अगर वो मैरिड है, सेपरेट हुए हैं, तो वो अपने पार्टनर को उसका ब्लेम नहीं दे सकता। तो जो बच्चे को रख रहा है वो उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर मीमांसा ने बताया, ऐसे भी केसेस बढ़ने लगे हैं जब वो देखते हैं फैमिलीज में, जब पेरेंट्स का आपस में झगड़ा है तो बच्चे ही आगे बढ़ के कहते हैं आप सेपरेट हो जाइए। ऐसे भी हमारे सामने भी कई केसेस आए हैं, और हमने ये देखा है कि आजकल की जनरेशन, खासकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बहुत मिच्योर हो गए हैं। शायद सोसाइटी में इतने सारे केसेस हो रहे हैं या कुछ भी बोल लीजिए, अवेयरनेस हो रहे हैं, बच्चे इतने मैच्योर हो रहे हैं, बच्चे खुद आगे बढ़ के अपने पेरेंट्स को
एडवाइस देते हैं कि आप लोग सेपरेट हो जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद, सेपरेशन के बाद, हम ये देख रहे हैं कि बच्चों की हेल्दी रिलेशन है दोनों ही पेरेंट्स के साथ। चलिए, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मीमांसा, एक चीज़ ये भी बताएं, आपने शुरुआत में कई बार ये इस बात पर फोकस किया है या तवज्जो दिया कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ और बच्चे का अपने माता पिता के साथ कैसा रिश्ता है वो काफ़ी हद तक डिफ़ाइन करता है कि बच्चा किस तरह की परवरिश, किस तरह की मानसिकता और कितनी एक्सेप्टेंस के साथ बड़ा होता है या बड़ी होती है। अब ये बताएं हमें कि जब आप इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर आप खुद भी अपने आप को इमोशनली वॉलेटाइल महसूस कर रहे हैं और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है बच्चे को बड़ा करने की, ऐसी रेड फ्लैग्स या ऐसे डूज एंड डोंट्स, मुझे नहीं पता अगर इस तरह की कोई लिस्ट आप दे सकती हैं या देना सही भी है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिचुएशनल और एक कस्टमाइज्ड केस की हम बात कर रहे हैं, बट जनरली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए बतौर सिंगल पेरेंट और बतौर एज अ थर्ड पर्सन? अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सिंगल पेरेंट है तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सहायता आप कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी इन तमाम लोगों के लिए? मुझे लगता है कि पेरेंटल स्ट्रेस एक बहुत ही आम चीज है, पर इस चीज को हम बहुत इग्नोर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का पार्ट है। एज अ पेरेंट हम स्ट्रेस को और चैलेंजेस को पेरेंटिंग का पार्ट मानते हैं, और कहाँ पर हमें मदद लेनी चाहिए उस चीज को हम इग्नोर करते हैं। तो कुछ साइंस जो पेरेंटिंग स्ट्रेस के होते हैं, जहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि मे बी यू नीड टू सीक सम हेल्प। पहली चीज, अगर आप लगते हैं कि आपके मूड्स में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यहाँ पर, चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेसर्स आते हैं, इससे आपको अगर उदासीनता हो रही है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है कि वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं इमोशनली, आपको लगता है काम पे आपका कहीं ना कहीं असर आ रहा है इस चीज को लेके, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर वहां पर भी रिएक्शंस हो रहे हैं, आप नींद कहीं आपकी खराब हो रही है, आपकी डाइट में चेंजेस आ रहे हैं, एक्सरसाइज पैटर्न, स्लीप पैटर्न, इन सब में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, और आपकी सोच में नेगेटिविटी आ रही है, जहां पर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह पा रहा। आप हर चीज को ये सोच रहे हैं कि शायद आप ये भी ठीक नहीं कर रहे, ये भी ठीक नहीं कर रहे, कुछ गलत हो जाएगा। सेल्फ ब्लेम एंड गिल्ट जो है सबसे ज्यादा इमोशनली आप महसूस करते हैं। ये कुछ साइंस है जहां पर ये जरूरी है समझना कि आपको कहीं ना कहीं किसी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं एज अ पेरेंट, समवेयर इट इज हैविंग एन इमोशनल इम्पैक्ट। और ये चीज सब माता पिता के लिए है, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, चाहे आप साथ में बच्चे को परवरिश दे रहे हो, क्योंकि अगर हमारी मेंटल वेलबींग सही और पॉजिटिव नहीं होगी तो ये हमारे बिहेवियर में आएगा ही आएगा। और ये कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि बच्चों की साथ जब हम समय बिताते हैं तो हमारे खुद के रिएक्शंस जो हैं उनके ऊपर आते हैं, तो हम चीजों को आराम से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स को ये चीज समझना बहुत जरूरी है दैट योर मेंटल वेलबींग is extremely important for the mental well-being of. चलिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम किसी समय की सीमा में नहीं बांध सकते, लेकिन फ़िलहाल कोशिश यही की गई है कि हमारे पैनलिस्टों के ज़रिए अगर आप इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं या अगर आपके परिजनों में से कोई है तो आप उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सहायता दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।